करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। देखो कल हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 1 में करंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, लेकिन थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट्स और रह गए थे, तो उन्हें कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज क्यू लिखा है इतना। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल करंट फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, मैंने कल ही करा दिया था आपको। गिवन क्या है हमें, गिवन है चार्ज क्यू 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t। देखो कल हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन फॉर्म में, डी क्यू ओवर डी टी। इसे इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से हम जानते हैं, आई बराबर डी क्यू ओवर डी टी। ये चार्ज दे रखा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी चार्ज का, तो डी क्यू ओवर डी टी फाइंड आउट हो जाएगा, उसी को हम करंट कह देंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सिंबल लगाएं डी ओवर डी टी और ये क्यू। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी टी 8t, डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो पहले तो आप ऐसे लिख लो, चलो डी ओवर डी टी ब्रैकेट में 8t माइनस के 3t स्क्वायर प्लस के 5t है ना। तो इसको तो हम करंट लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, उसमें जाके चेक करना है। इसमें 8t का कितना, 1 माइनस आगे आ जाएगा तो 6t प्लस 15t स्क्वायर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, डी ओवर डी टी टी की पावर n, तो n t n माइनस 1 ऐसे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप ये कर सकते हो। डी ओवर डी टी जैसे टी स्क्वायर का करना है, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो कंपेयरिंग करके फॉर्मूला लगा दो, तो 2t 2 माइनस 1 दैट मींस 2t। क्लियर है, तो इस तरह से हमने कर दिया। चलो अब एक करंट फाइंड आउट हो गया इतना, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट इनिशियल करंट। इनिशियल मतलब जब टाइम 0 हो तो उसे इनिशियल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एट t बराबर 0 पर क्या निकालेंगे हम, इनिशियल करंट। t बराबर 0 होगा तो उसे इनिशियल करंट कहेंगे, इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट की वैल्यू कितनी आई भाई, t बराबर 0 पर, तो यहाँ t बराबर 0 रख देंगे। तो देखो ये वाला पोर्शन 0 जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 जाएगा, तो 8 तो आ गया, तो 8 एम्पीयर। तो ये तो इनिशियल करंट हो गई जब टाइम 0 था। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी था। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि टाइम पूछ रहा है, आफ्टर विच द करंट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितने टाइम इंटरवल बाद वो करंट मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लेगी। ठीक है ना, टाइम पूछ रहा है। देखो यहाँ पर करंट की इक्वेशन कौन सी है, ये रही हमारी। तो इस फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फर्स्ट। और सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे जैसे। तो करंट कितना है हमारा, करंट है, करंट की वैल्यू है I बराबर 8, ये वाला लिखेंगे इक्वेशन, 8 माइनस के 60 और प्लस के 15t स्क्वायर। और कह रहा है कि इसमें टाइम की वैल्यू कितनी हो जिससे करंट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इस वाले पॉइंट पर ये कई बार मैंने कराया है आपको। देखो ये वाला पॉइंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया है आपको, ये पॉइंट मैंने पॉइंट कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया है। एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि पॉइंट क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको याद है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना होता है, fx। दैट मींस y x का एक फंक्शन है। fx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जिसमें x हो, जैसे x स्क्वायर प्लस के 2x हो सकती है, जरूरी ना ये कुछ भी लिख लो आप, 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 हो सकती है फॉर एनी वैल्यू। देखो अगर fx की वैल्यू हम ये वाली मान लें 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 2। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या पता है, तो y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है कि नहीं, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है ना।
तो x की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पर जिससे y कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ये पॉइंट। x की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे y मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर पॉइंट ये आया कि x की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे y मैक्सिमम हो जाए। तो किसकी वैल्यू चाहता है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू चाहता है तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। एक ये प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये एक आर्टिकल है आपका। तो इसमें सीखते हैं हम क्या करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, इस y का। देखो जिसकी वैल्यू पूछे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका डिफरेंस करते हैं, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो कर लीजिए, तो d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ऐसे कुछ समझ में आया, ये ट्राई जनरल हम ये करते हैं, वो समझाने के लिए बताया आपको। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, dy ओवर dx कितना होता है, 0। ये होती है कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा, इसी को बोल रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, ये 0। तो देखो अगर dy ओवर dx की वैल्यू यहां से देखें तो किसके बराबर है, f डैश x, तो f डैश x इज इक्वल टू 0। dy ओवर dx की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी ये मालूम पड़ जाएगा। आया, इसके बाद देखो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका हम, तो फिजिक्स में नहीं कर रहे, केवल इतना ही पॉइंट निकालते हैं। इसी प्रोसेस से आप टाइम की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे i मैक्सिमम हो जाए, इस प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पीछे भी कई बार बताया और कई क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, मिटा देता हूं ये वाला पॉइंट। तो आप क्या करिए, इसका करंट का देखो, किसका डिफरेंस करना है, करंट का, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी का। टी की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे आई मैक्सिमम हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो कर दें डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म d ओवर dt, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई टाइम बार ना हो, कोई कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंस कितना होता है, 0। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंस तो 0 हो गया। माइनस 6 t का डिफरेंस होता है 1, प्लस t स्क्वायर का डिफरेंस अभी मैंने बताया था आपको 2t, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30t आया। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i, di ओवर dt की वैल्यू कितनी, 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i, di ओवर dt की वैल्यू कितनी, 0। ये वाली वैल्यू आप यहां रख दो, देखो di ओवर dt की वैल्यू ये आ रही है, इसको आप यहां पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 6 माइनस के 6 प्लस के 30t इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पर 36 को उधर ले जाए तो 30t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 6/30, तो दैट मीन्स 1/5 सेकेंड। आप कह सकते हो t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड में कितने टाइम इंटरवल बाद करंट कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अगर टाइम पूछ रहा है तो कितने सेकंड में होगी, तो हम कहेंगे 0.2 सेकंड में होगी। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो इतने टाइम पर आपकी करंट मैक्सिमम मिनिमम हुई है, तो इस वाले पुट कर दोगे तो करंट की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम थर्ड वाला पार्ट पूछ रहा है हमसे, देखो मैं क्वेश्चन में डाल देता हूं। अब थर्ड कह रहा है तो करंट की वैल्यू कितनी थी हमारी, है ना, करंट की वैल्यू इतनी थी। ये अगर हम टी की वैल्यू इसी में पुट कर दें तो इतने टाइम पर करंट मैक्स हो रही है, कितने टाइम बाद करंट मैक्स होगी, 0.2 सेकंड बाद। तो अगर ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो तो करंट मैक्स वैल्यू निकल आई ना। तो I इज इक्वल टू I एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड पर अगर हम करंट निकालें तो यहाँ पुट कर दो,
8 माइनस 6 इंटू कितना 0.2 प्लस 15 इंटू कितना 0.2 का स्क्वायर ऐसे। तो ये तो 8 हो गया माइनस ये हो गया 1.2 प्लस ये 15 और ये हो गया 0.04। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा पहले 0.4 और 2 बार पॉइंट लगेगा तो लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लो 15 चौक 60 होते हैं। तो 8 माइनस 1.2 प्लस ये हो गया 60 ऐसे और पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 8.6 हो गया तो 8.6 में से इसको ऐड किया 8.6 माइनस के 1.2 तो 8.6 में से 1.2 उठाएंगे तो ये 4 और ये 7.4 तो 7.4 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक है, आया भाई? अब आया? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी आई 0.2 सेकेंड पर, ये इनिशियल करंट जो टाइम जब 0 था तो इनिशियल करंट से कम आ रही है ज्यादा आ रही है? तो ये 8 एम्पियर है तो उससे कम आ रही है। मतलब जब टाइम 0 था तो करंट 8 एम्पियर थी और जब टाइम कितना हो गया 0 से कितना 0.2 सेकेंड बाद करंट हो गई 7.4 एम्पियर। तो करंट घटी या बढ़ी? तो घटी। तो ये करंट की कैसी वैल्यू हुई, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू। तो हम आंसर लिख देंगे करंट की कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। shows a plot of current I through a cross section of the wire over a time interval 14 सेकेंड। करंट और टाइम का ग्राफ बनाया है, 14 सेकंड तक आपका टाइम दे रखा है, 5 एम्पीयर तक करंट दे रखी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द वायर ड्यूरिंग द 10 सेकंड और ड्यूरिंग द 14 सेकंड। चार्ज पूछ रहा है वायर में कितना 10 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा और 14 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, और ग्राफ दे रखा है और कुछ डाटा गिवन नहीं है। तो देखो एक पॉइंट में आपको देखो 11th में हमने एक कंसेप्ट सीखा था, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे देखो हमने 11th में एक पॉइंट सीखा था। अब देखो पूरी बात तो नहीं, एक पॉइंट बताता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स, अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, जैसे ये कोई ग्राफ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो इसके नीचे का अगर हम एरिया निकालते थे, क्या निकालते थे? एरिया, ऐसे एरिया निकालते थे इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, तो ये एरिया वर्क डन के बराबर होता था। तो जानते हो अगर हम एरिया निकालें, जैसे इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो इसका इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें। देखो जो यहाँ लिख रही है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्डन होता है कि नहीं? तो अगर इन दो क्वांटिटियों का हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से जो भी क्वांटिटी यहाँ आ रही है, जैसे वर्डन आ रहा है, तो एरिया इस वर्डन के बराबर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम यहाँ लिखें वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ लिख रहे हैं हम स्पीड और यहाँ लिख रहे हैं हम टाइम, फिर ग्राफ बना लें तो इसका फिर ग्राफ का एरिया निकालें टाइम एक्सिस के साथ ऐसे। अब ये एरिया किसके बराबर होगा? तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करें, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर होता है भाई? डिस्टेंस के। तो ये एरिया ऑफ डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्टेंस से चले आएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ? डिस्टेंस। देखो एक बेस्ट जनरल पॉइंट बता दिया मैंने आपको, ये कई बार हमने किया है, थर्मोडायनामिक्स में भी किया था। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाते थे, याद हो आपको, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर, अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, तो इसका अगर एरिया निकालते हैं हम, एरिया ऐसे, तो ये भी वर्डन के बराबर हुआ करता था।
सर ये कैसे बर्डन के बराबर होगा? तो आपको एक वर्ड थर्मोडायनामिक में एक फॉर्मूला याद हो, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, एक्सटर्नल बर्डन का फॉर्मूला था ये। तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो बर्डन आता है। तो ऐसे ही देखो, अगर हम करंट का और टाइम का मल्टीप्लाई करें, करंट का और टाइम का मल्टीप्लाई करें, तो करंट का और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? चार्ज। करंट आई और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज ही तो आता है, Q बराबर आई इंटू टी। आई बराबर क्या होता है? Q ओवर टी। तो करंट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज ही तो आएगा। तो इसके नीचे का हम टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालेंगे तो एरिया किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। देखो जनरल पॉइंट बता दिया है सीखने के लिए। तरीका तो कुछ और तरीका एक्सपेंड करने का और तरीका भी है इसको, लेकिन आपको ये पॉइंट समझ में आता है, ठीक है? तो इसी पॉइंट से आप सीख लीजिए सब, ठीक है? अगर आप देखें तो इसमें हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ये हमने 11th में सीखा था ऐसे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम ड्यूरिंग 10 सेकेंड सोल्यूशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग 10 सेकेंड ना फर्स्ट पार्ट है, इसमें देख रहे हैं, तो ड्यूरिंग द 10 सेकेंड अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लें। हम क्या निकाल लें? एरिया ड्यूरिंग 10 सेकेंड का, ठीक है? तो ड्यूरिंग 10 सेकेंड है, देखो क्या करें कि आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए आप कितने सेकंड तक का? 10 सेकंड तक का। ये वाला एरिया आप 10 सेकंड तक का निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें क्या बनना है? एक तो ट्रायंगल बनना है और एक रेक्टेंगल बनना है। तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आप ऐड कर लीजिए, टोटल एरिया निकाल लीजिए। और टोटल एरिया ड्यूरिंग द 10 सेकंड किसके बराबर होगा? चार्ज के बराबर होगा, ठीक है? ठीक है, तो देखो कर लेते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? निकाल रहे हैं चार्ज, निकाल रहे हैं द चार्ज फ्लोइंग, the charge flowing through the wire in 10 सेकेंड, है ना? 10 सेकेंड में निकालना है। इज इक्वल टू कितना? एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ, है ना? तो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE और एरिया रेक्टेंगल ये। तो एरिया निकाले तो 1/2 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो इतना है, ये तो कितने के बराबर है? 5 के, तो 5 हो गया, इनटू बेस ये है तो कितना है? 4, तो 4। देखो ये एम्पियर है, 5 एम्पियर, और ये 4 सेकंड है, तो करंट और टाइम का मल्टीप्लाई आ रहा है कि नहीं? करंट और टाइम का मल्टीप्लाई आए तो चार्ज ही तो होगा, है ना? एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड किसके बराबर? कूलम के, ऐसे। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें इसका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इसे मान लें 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बेस आपका ये वाला है यहाँ से यहाँ तक। इस रेक्टेंगल का बेस देखें तो यही तो है। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड, और यहीं से यहाँ तक 10 सेकंड। ये 10 सेकंड है और ये 4 सेकंड है ना? यहाँ 10 लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से है 0 से यहाँ तक 10 और यहाँ से 4, तो ये 4 सेकंड। लेकिन हमें चाहिए ये, तो 10 सेकंड में से 4 सेकंड बिठाना पड़ेगा, तो ये कितना सेकंड हुआ? 6 सेकंड। तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस के 4। देखो ये करंट है और ये टाइम इंटरवल है। करंट और टाइम इंटरवल का मल्टीप्लाई चार्ज ही तो होता है, समझ में आपको? ये 2 से 2 ये तरीका है एस फाइंड आउट करने का। इस तरह से कई बार किया है पीछे हमने, 11th में भी किया है। कॉन्सेंट्रेट करो, तो 10 हो गया ये, है ना? 10 प्लस ये यहाँ पे बचेगा 6 और 30 हो गया, तो ये हो गया 40 कूलम। तो 40 कूलम चार्ज जो है ड्यूरिंग द 10 सेकेंड फ्लो करेगा।
लेकिन इसमें पूछा दूसरा ड्यूरिंग द 14 सेकेंड, अगर 14 सेकेंड पूछ रहा है तो आप 14 सेकेंड तक का एरिया निकालना पड़ेगा पूरा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, कंडक्टिंग वायर, है ना, इन 14 सेकेंड कह रहा है, 14 सेकेंड में। तो 14 सेकेंड में अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज है क्या, क्यों, तो चार्ज की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, एरिया अंडर द IT ग्राफ। 14 सेकेंड कह रहा है ना, तो 14 सेकेंड में कितना आता है, एक तो ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABDC। ठीक है, आप एरिया निकाल सकते हो ना, अभी जैसे इसका निकाला ऐसे उसका एरिया निकाल लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, आपसे कंप्लीट नहीं कर रहा, आप अपने आप करना। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। ठीक है, देखो एक पॉइंट और बता देता हूँ फटाफट चलते चलते इसी में, करंट के बारे में ही। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन अच्छे पॉइंट हैं सारे। बेटा कॉन्सेंट्रेट करिए, सीखिए, सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बुक में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, जब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि क्या कहेगा कि एक चार्ज है ये क्यू, ये R रेडियस के, एक चार्ज है क्यू, ये R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, एक चार्ज R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर। तो देखो एक चार्ज है ये R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, ये सर्कुलर पाथ है आपका, रेडियस कितनी है इसकी R। क्वेश्चन आएगा एक चार्ज है वो R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार्ज गिवन होगा, जरूरी नहीं है चार्ज ही कहे, एक इलेक्ट्रॉन कह सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कह सकता है। ठीक है, तो एक चार्ज क्यू वो R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक तो चार्ज गिवन है, एक रेडियस गिवन है, एक स्पीड गिवन है, फिर कह रहा है बताओ कितनी करंट फ्लो करेगी, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, तो करंट इज इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम, फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम, ये करंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड के बराबर। यहां कैपिटल टी क्या हो गया, टाइम पीरियड। आपको याद है टाइम पीरियड कौन सा टाइम होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो पार्टिकल को जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में समय है कैपिटल टी, तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो समय हुआ टाइम पीरियड के बराबर हुआ, यहाँ कैपिटल टी समझ में आता है क्या है, टाइम पीरियड। ऐसे तो एक बात तो यहां पे अगर पुट कर दे तो आई बराबर क्यू ओवर कैपिटल टी हो जाएगा, एक पॉइंट यहां तक समझ में आता है। अब देखो इसमें अलग से देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है। स्पीड तो कितनी है इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की v, और टाइम ले लिया हमने कैपिटल टी, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कवर किया, टाइम ले लिया, कैपिटल टी ले लिया टाइम। तो ये तो कैपिटल टी टाइम लिया है, तो कैपिटल टी टाइम में ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में ये चार्ज पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ इसका, 2 पाई r। ऐसे ये वाली बात समझ में आई। यहां से अगर हम टाइम निकालें, यहां से हम टाइम पर निकालें तो इसको यहां, इसको यहां, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई r बटे v, और यहां पुट कर दो। तो करंट की वैल्यू कितनी है, की क्यू, और t की वैल्यू कितनी है आपकी,
2 पाई आर और नीचे v, तो v कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो करंट की वैल्यू ये रही I बराबर QV ओवर 2 पाई आर। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो आंसर यही हो गया अगर हमें क्वेश्चन ऐसे आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है। कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी कहता है, स्पीड नहीं देता है, कहेगा यही क्वेश्चन में कि एक चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर f फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हो ना आप, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है 1 टाइम पीरियड, तो आप 1 टाइम पीरियड की जगह पर क्या लिख सकते हो f। तो करंट का फॉर्मूला यहां से अगर देखें, इस फॉर्मूले का यूज करें तो I बराबर QF हो जाएगा, ऐसे 1/t की जगह पे f लिख दो, या t इक्वल टू 1/f, t इक्वल टू 1/f रखेंगे तो f ऊपर पहुंच जाएगा, तो QF। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कभी कभी कि एक चार्ज Q r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे। कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी दे देता है, क्या देता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर एक कह सकते हो कि एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा के टर्म में पूछ रहा है, तो देखो आपको फॉर्मूला पढ़ा हो v इक्वल टू कितना r ओमेगा, पढ़ा है, तो v की इस जगह पर आप v इक्वल टू r ओमेगा रख देना, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी q ओवर 2 पाई r इंटू v की वैल्यू कितनी r ओमेगा, r से r कैंसिल हो गया, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई q ओमेगा ओवर 2 पाई। ये देखो ये करंट हो गई। तो जैसे ही क्वेश्चन में पूछता है, जिसके टर्म में क्वेश्चन पूछता है, अगर उसने कहा एक चार्ज है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला ट्राई करिए। फ्रीक्वेंसी रखी है तो ये करिए, और ओमेगा रखा है तो ये करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। अच्छा चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका एक पॉइंट और है, उसे और देखते हैं। देखो आगे टॉपिक सुनते हैं, इसमें बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कह सकते हो। जैसे हम हेडिंग डालते हैं, पहले हेडिंग लगाते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी कह सकते हो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पहले मैं कुछ कंडक्टर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। कंडक्टर के बारे में सुनो। देखो कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, थियोरेटिकल है काफी, तो सुनते रहना अच्छी तरीके से। ये कोई क्या है, कंडक्टिंग वायर है ना। अभी कोई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड नहीं किया है। तो ये कंडक्टिंग वायर है, वो ये था कोई भी मटेरियल किससे बना है, तो हम कहेंगे कोई भी मटेरियल एटम से बना है, और एटम के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के में सारा पॉजिटिव चार्ज और पूरे एटम का टोटल मास, एलमोस्ट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है न्यूक्लियस में, ये आप जानते होंगे। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। तो देखो हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एटम, क्योंकि कोई भी मटेरियल, जैसे कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग एक वायर है, तो ये कंडक्टिंग वायर किससे मिलकर बना होगा, एटम से। बहुत छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना है, बहुत सारे एटम्स होंगे इसके अंदर, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास, पूरा के पूरा मास उस एटम में, न्यूक्लियस में लाई करता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं, है ना, ये रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखो ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये एक छोटा सा बना लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है, इसमें आपका सारा पॉजिटिव चार्ज
और न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना। टोटल ऑलमोस्ट टोटल मास इसके अंदर लाई करता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, है ना। एक बात तो इस प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इन इलेक्ट्रॉनों को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही इन इलेक्ट्रॉनों को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए। लेकिन एक बात बताओ, तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है या फ्री है? तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है ना। तो ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कोई भी एटम होता है, जैसे कोई एटम ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें 283, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते तो ये एक न्यूक्लियस बना लिया, ये रहा। इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तीसरे ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। और ये इस न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो ये इसको देखो ऐसे बाउंड करके रखेगा। इस सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को भी बाउंड करेगा और थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को भी बाउंड करेगा, है ना। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी कंपेयरिंग कैसे हैं? लूजली बाउंड होते हैं। ये वाला फोर्स सबसे कम होगा F3 और ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा ये F2। तो यहाँ F3 जो फोर्स है, F1 सबसे ज्यादा, F2 उससे कम और F3 सबसे कम। क्योंकि कूलॉम्स लॉ पढ़ा है ना आपने, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। जितनी सेपरेशन चार्ज की बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। ठीक है, तो ये सबसे लूजली बाउंड है। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बाउंड होता है। और ये लूजली बाउंड है तो कंडक्टर में बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं। तो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होने की वजह से सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर की वजह से कह सकते हो आप, बहुत लूजली बाउंड है। और सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं। सर एनर्जी टेम्परेचर से कैसे गेन करेंगे? तो देखो 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = 3/2 kT। ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप इसे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3/2 kT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। और थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करके ये बहुत लूजली बाउंड होने की वजह से इससे ब्रेक हो जाता है ये फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन लूज होके बाहर निकल आता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं फिर? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बात बताओ, एटम पहले कैसे था? इलेक्ट्रॉन को लूज होने से पहले ये एटम कैसा था? ये पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जितने इसके अंदर प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल चार्ज 0। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस एटम पर कैसा चार्ज आया? एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई। पूरे एटम पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका, तो इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो इस एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को हम, प्रोटॉन नहीं, अब एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। इसको ही हम कर्नल बोल देते हैं। इसको हमने नाम रख लिया, जैसे एटम का नाम रख लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एटम, और एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो उसको हमने नाम रख दिया कर्नल। ठीक है ना, इसे कर्नल बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकला है या पूरे कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर निकल गया है? ये भाई कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें ये कंडक्टिंग मटेरियल, वायर आपका कंडक्टिंग वायर, उसके अंदर एक एटम के बारे में मैंने दिखाया। ऐसे सभी एटमों में से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से बाहर नहीं निकलता, इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकलता। ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकलता इलेक्ट्रॉन, केवल एटम से बाहर निकला है। और एटम से जब बाहर निकला तो एटम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
एटम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इसे एटम को हम, उस एटम को जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, उस एटम को हम कर्नल्स या पॉजिटिव आयन बोल देते हैं कि पॉजिटिव आयन है, एटम को बोल देते हैं पॉजिटिव आयन। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर से बाहर नहीं निकला, नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इस कंडक्टर पर देखो ऐसे, इसमें फिर जो एटम होंगे इसमें बहुत सारे, वो एटमों पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयन हो गया वो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जो पॉजिटिव आयन है, दैट मींस एटम है, वो इन पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और वो इन फोर्स लगाएगा और इन एटमों को, इन इलेक्ट्रॉनों को वापस अपने अंदर खींच लेगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और उन बहुत सारे एटमों में से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंड होने की वजह से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हमने नाम दे दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो पूरे कंडक्टर पर अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो पूरे कंडक्टर पर अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 0। क्योंकि कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन है, एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला। तो जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। तो टोटल चार्ज इस पॉजिटिव आयन पर और इलेक्ट्रॉन पर, इन दोनों का मिला के टोटल चार्ज अभी भी पूरे कंडक्टर का कितना रहता है, 0 ही रहता है। ये पॉजिटिव आयन और ये इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 0। तो इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन होंगे या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो पूरा कंडक्टर बहुत सारे एटमों से मिलकर बना है, तो इसमें बहुत सारे लार्ज क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में जो गैप होता है वहां पर इस पूरे कंडक्टर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले, जो अंदर वाले ऑर्बिट में है ना, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये मूव नहीं करते हैं। केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए हैं वही क्या करते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? एक बात बताता हूं और इसमें एक पॉइंट और बोल देता हूं कि जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, जानते हो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, लार्ज। क्यों? क्योंकि यही मूव करने के लिए फ्री हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हैं। दैट मींस यही चार्ज फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टर के अंदर, यही कंडक्ट करा सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था चार्ज कैरियर, तो कंडक्टरों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना होते हैं, आ रहा है कि नहीं? तो ये तो यही अगर रेस्पॉन्सिबल हैं, तो बेस्ट कंडक्टर कंडक्ट करने के लिए कौन सा होगा, जिसमें जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, सिल्वर Ag, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इतने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। होल वॉल्यूम की बात नहीं कर रही। अगर एक कंडक्टर का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, एक कंडक्टर का वॉल्यूम, जैसे एक कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो इसके कितने हिस्से कर लो आप, 10, 1 2 3 4 1 5, छोटे बड़े हो गए हैं, 1 2, अब सही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की पावर 29, इसमें कितने हैं, 10 की पावर 29, इसमें कितने हैं, 10 की पावर 29, इसमें कितने हैं, 10 की पावर 29। क्योंकि 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसके 10 इक्वल इससे कर लिए, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया ये वाला, ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो एवरी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन है, एवरी में। तो सोचो पूरे वॉल्यूम में 10 मीटर की वॉल्यूम में कितने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आया? और एक बात बता दूं कि अगर इसमें इस 1 मीटर की वॉल्यूम में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उतने ही कर्नल्स होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, एक एटम आ गया, एक कर्नल आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फिर एक पॉजिटिव आयन आ गया।
तो इसमें इसी एक वॉल्यूम में जितने इस वॉल्यूम में जितने 10⁻29 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इतने कर्नल्स होंगे, दैट मींस पॉजिटिव आयंस होंगे। ऐसे इसमें सब। तो एक छोटी सी बात और बोल देता हूं, इसमें एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको ही हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिनेशन देना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे कंडक्टर में एवरी प्लेस पर सेम रहती है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 10⁻29 है, यहाँ 10⁻30 है, यहाँ 10⁻6 है, ऐसे नहीं। पूरे कंडक्टर में पूरे वॉल्यूम में, कंडक्टर के होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहती है? सेम रहती है। अगर इस वॉल्यूम में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना ही पॉजिटिव आयन, इतना ही पॉजिटिव आयन, इतना ही पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरे नंबर पर बेस्ट कंडक्टर आता है कॉपर, तीसरे नंबर पर गोल्ड, और फोर्थ नंबर पर हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है ना? ये आपका बेस्ट कंडक्टर का क्रम बताया मैंने आपको। चलो आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई पहले आपको? क्लियर है? तो इस तरह से आपके कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट सुनते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट बताता हूं। देखो, अगर ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर, अब इसके अंदर, अभी मैंने आपको समझाया, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो कर्नल्स होते थे ना पॉजिटिव आयन, वो तो फिक्स होते हैं। कर्नल आयन मतलब कर्नल जो एटम है वो फिक्स होते हैं, बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं करते एटम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करने के लिए फ्री हैं। आपको आया समझ में अगला पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा है, अगर हम कोई बैटरी अप्लाई नहीं करें, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करें, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर के अंदर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करिए, कोई बैटरी अप्लाइड करिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या नहीं करेंगे? मूव करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखो, बच्चे सोचते हैं कि भाई अगर तुम बैटरी अप्लाइड करते हैं ऐसे, है ना, अप्लाइड करते तो ये पॉजिटिव एंड आ जाता, ये नेगेटिव एंड आ जाता। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते तो ये पॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रॉन को खींचता, ये रिपेल करता है, तो इसमें फोर्स लगता इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगता है तो मूव करता। लेकिन अगर हमने कोई बैटरी अप्लाइड नहीं करी है, अगर हमने कोई बैटरी अप्लाइड नहीं करी है, ऐसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं लगाया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, वो मूव करने के लिए उन्हें एनर्जी कहां से मिलेगी इन इलेक्ट्रॉनों को? तो रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडक्टर एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में भी, अगर हम कोई बैटरी अप्लाइड ना करें, फिर भी कंडक्टर के जो अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली टेढ़े मेढ़े पाथ पर मूव करते हैं। और उन्हें रैंडमली मूव करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से मिलती है। सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है। सर, एक पढ़ा हुआ थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो इसे। ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा हुआ, E के बराबर 3/2 kT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, और E के थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टर जो है किसी सराउंडिंग मीडियम तो रखा ही होगा, तो सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ले लेते हैं, और थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम मोशन करते हैं। सर, रैंडम मोशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ले लेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और मूव करेंगे तो ये बार बार कंडक्टर के इनसाइड जो पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस मतलब कर्नल्स, एटम जो था, उससे बार बार टकराते हैं, और टकरा के अपनी डायरेक्शन क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। इसीलिए रैंडमली मूव करते हैं उसके इनसाइड।
ये वाला पॉइंट समझ में आया एक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसे हम लिख देते हैं, इसे हम इस वाले पॉइंट को हम लिख देते हैं। देखो ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, आप इसे इस तरह नोट कर सकते हो। द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर गेन एनर्जी फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड मूव रैंडमली इन अ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रैंडम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर के अंदर, तो कितनी स्पीड से रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उनकी स्पीड बताइए सर। तो स्पीड निकालनी है तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई के बराबर 3/2 kT है। तो स्पीड यहाँ से निकाल सकते हो आप। ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv RMS का स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो एक काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो ये मास किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। तो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 3 kT/m। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आर के VRMS कितना आ गया, रूट के अंदर 3 kT/m आ गया। ये लिख रहा है आपको। इतनी स्पीड से देखो, ये इन इलेक्ट्रॉनों की जो इनसाइड रैंडम मोशन कर रहे हैं उनकी जो स्पीड है, ये ऐसे आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप इसे। इतनी स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है 3/2 kT/m। अगर हम लेता हूं सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, जैसे एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसे चेंज कर लें, 25 या 27 मानते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 और 273, तो ये हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो VRMS, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। के तो कांस्टेंट टर्म है और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड चेंज होगी। तो रूम टेम्परेचर पर हम निकाल लेते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के इनसाइड इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितनी स्पीड से रैंडमली मूव करता है। तो VRMS स्पीड निकाल सकते हैं। तो रूट के अंदर 3k की वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 k की वैल्यू, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 10⁻⁻23। और टेम्परेचर कितना है 300, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻⁻31 के। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 10⁵ मीटर/सेकंड के बराबर आता है। रूट मीन्स इस स्पीड को आप थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, और या एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है आपको। तो इतनी स्पीड से रैंडमली मूव करता है, 10 की पावर बहुत लार्ज है, कैसी है, लार्ज है, बहुत तेजी से रैंडमली मूव कर रहा है, बहुत तेजी से रैंडमली मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, 10⁵ मीटर/सेकंड की स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसे भी हम लिख देते हैं पहले। तो आगे पॉइंट बता रहा हूं इसमें अगला पॉइंट है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इनकी जो एवरेज स्पीड है वो तो 0 नहीं है, बट एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉनों की टोटल एवरेज वेलोसिटी 0, या किसी एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। जैसे इस कंडक्टर के अंदर ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर लैड कर लेते हैं, पहले तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लैड कर लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और उसमें उन सभी इलेक्ट्रॉनों को सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों की थर्मल स्पीड कह दो, थर्मल वेलोसिटी कह दो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसकी थर्मल स्पीड कितनी है, u1 है, एक गिवन टाइम पर इसकी थर्मल स्पीड u1 है इस इलेक्ट्रॉन की। दूसरे उसी टाइम पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की, देखो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर देख रहे हैं, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड कितनी थी, u1।
दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये उसमें n इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसकी थर्मल स्पीड u2 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी थर्मल स्पीड u3 है। ये सारे इस कंडक्टर के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे रैंडमली मूव कर रहे होंगे, किसी पॉजिटिव आयन से टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे। तो देखो वेलोसिटी अगर कहें तो वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही हो जरूरी तो है नहीं है। तो इनकी सबकी थर्मल जो वेलोसिटियां होंगी सभी इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसकी u1 मान ली, इसकी u2, इसकी u3, लेकिन ये मानी क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक ही पर्टिकुलर टाइम पर इस इलेक्ट्रॉन की जैसे दो बज रहे हैं तो 2 बजे इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, 2 बजे इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u3। लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉनों की n जो इलेक्ट्रॉन है इन सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो कितनी लिखेंगे, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस n डैश un वेक्टर डिवाइडेड बाय एवरेज। कैसे निकालते हैं, n बार ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कितनी आएगी, 0। देखो ये ऑल इलेक्ट्रॉन की का ये एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी ना किसी पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, थर्मल स्पीड होगी। ये थर्मल स्पीड है क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे थे। उन सभी इलेक्ट्रॉनों की अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली ऑल इलेक्ट्रॉन्स की तो कितनी होगी, इतनी। लेकिन ये होती कितनी है, 0 के बराबर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0 u1 का प्लस u2 प्लस u3 एंड डैश प्लस un डिवाइडेड बाय कितना n, है ना। या फिर हम एक इलेक्ट्रॉन पर भी बोल सकते हैं सब कुछ। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, जैसे तो ये तो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहें, जैसे ये कर्नल से आपका पॉजिटिव आयंस, तो एक डॉट से दिखा रहा हूं, डॉट ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे कोलाइड करा, फिर ये यहाँ पे कोलाइड किया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, ये 5वां, फिर में 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। देखो जहां जहां ये टर्न किया है, टर्न क्यों कर रहा है, कोलाइड करने पर उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होगा, मतलब एटम होगा पॉजिटिव आयन वाला, तो यहाँ पे ये दूसरा एटम, ये कोई दूसरा, ये ऐसे, ये देखो यहाँ ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह है वो कर्नल या पॉजिटिव आयन से टकराने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो मैं एरो बना देता हूँ ऐसे, ये फिर ऐसे गया, 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 एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक स्पीड मैंने मान ली u1 थर्मल स्पीड, कोलाइड किया उसकी थर्मल स्पीड मैंने अब u2 मान ली, फिर मैंने इसकी u3 मान ली, फिर इसकी u4 मान ली, ऐसे हमने मान ली। तो इस पूरे की अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड निकालेंगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी थर्मल स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे सबकी, तो आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हो आप ऐसे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 0। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहा है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी होती किसे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे एक्चुअल में था क्या, तो एवरेज वेलोसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पार्टिकल जहां से चलता है घूम फिरा के वहीं आ जाता है, रैंडमली मूव कर रहा है ना। तो जिस प्लेस से चला घूम फिरा के बहुत तेजी से चल रहा है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड थर्मल स्पीड बहुत होती है, बहुत तेजी से रैंडमली मूव कर रहा है, तो जहां चला वही वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कहें, ऐसे ही अगर इन सभी इलेक्ट्रॉनों की ये सारे अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन देखते तो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखना पड़ेगा हमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, इसकी वेलोसिटी u3, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की, उन सब का एवरेज भी निकालते हैं तो भी कितना आता है 0। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होती। इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज स्पीड 0 नहीं होती, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होती है। सर एवरेज स्पीड क्यों 0 नहीं होती, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आता है टोटल डिस्टेंस,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो देखो टोटल डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, लेकिन डिस्टेंस होती है तो देखो इस पाथ से जा रहा है तो इस पाथ की टोटल डिस्टेंस 0 है क्या? इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इन सभी डिस्टेंसेस को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। और टोटल डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस यदि 0 नहीं होगा तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज स्पीड 0 नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया पहले आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसी से एक कनेक्ट होता हुआ एक पॉइंट बोलता हूं, आगे सुनते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया कि इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन हैव रैंडम मोशन, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। देखो इसमें इसी से एक पॉइंट समझ में आता है, इसी में एक पॉइंट बोल रहा हूं कि एब्सेंस ऑफ कंडक्टर में एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन पहले बनाता हूं मैं पहले एक, जैसे कि हमने पढ़ा पीछे करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन में क्या था कि जब चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड करंट, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। तो एक बात बताओ, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मूव कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, कोई बैटरी नहीं लगाई है ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया, तो उस वाले कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है? तो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फिर करंट कंडक्ट करेगी, करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी? तो आप जानते हो कि अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या सोर्स नहीं लगाएंगे तो करंट कहाँ फ्लो करती है? कंडक्टिंग वायर में। तो अब क्वेश्चन तो यही है ना कि अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो क्यों नहीं कर रही? तो देखो उसका आंसर देते हैं, उस पर ही हम देखो इस पर पॉइंट बोल रहे हैं। अब जो मैं सेंटेंस समझाने वाला हूँ वो इसी पॉइंट के ऊपर समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलो एक पॉइंट सुनते हैं। एक बात तो मैंने पीछे भी अभी भी बताया मैंने कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर है ना, इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहती है? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सब जगह पर कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं पूरे कंडक्टर में। एवरी 1 मीटर की वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इक्वल ही रहते हैं ऑलवेज, ऑलवेज। समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आता है पहले, ठीक है। अगर ये समझ में आता है आपको तो एक बात बताओ कि अगर ये कोई क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिया मैंने, तो करंट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो करता है तभी तो करंट दिखते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिया है ना, इमेजिन करिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? रैंडम मोशन। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम में चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और मैंने कहा कि ऑल टाइम कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंडक्टर के इनसाइड, वो कैसी रहती है? सेम रहती है। ऑल टाइम इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो जितने इलेक्ट्रॉन एक टाइम इंटरवल में जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उसी टाइम इंटरवल में उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे। तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह पर कैसे रही? सेम रही। और पूरा एटम कैसा रहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली रहा। पूरा एटम नहीं कहिए, पूरा वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम जो है, जैसे 1 मीटर की वॉल्यूम है ये वाला, है ना, ये भी 1 मीटर की वॉल्यूम है, इधर का ये वाला 1 मीटर की वॉल्यूम। तो इसमें जो टोटल चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। जितना पॉजिटिव आयंस होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसे जितना इस वॉल्यूम में पॉजिटिव आयन है उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं तो इधर आपका ये चार्ज हो जाएगा, जबकि पूरा एटम ऑल टाइम कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली रहता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए हैं इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके, उतने इलेक्ट्रॉन सेम टाइम इंटरवल में उतने इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे।
तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो कितना हुआ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना नेट चार्ज फ्लो हुआ, तो 0। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट गए उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट आ गए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रही, सेम रही एवरी प्लेस पर, एवरी वॉल्यूम में, कंडक्टर के एवरी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये वाली बात समझ में आती है। तो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर 0 रहा, और इसीलिए नो करंट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर। समझ में आएगा आपको। और एक बात तो सुनो कि जितने इलेक्ट्रॉन गए और उतने वापस आ गए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाले या एवरेज डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो 0 रहा। एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 रहा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो रही, कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी टाइम इंटरवल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो कितना रहा, 0, और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी रही, 0। तो आप ये सीधा सा ये भी कह देते हो कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी 0 है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन का किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज फ्लो कितना है, 0 है। और नेट चार्ज फ्लो 0 है, नेट चार्ज फ्लो 0 है, और नेट चार्ज फ्लो 0 है तो उस कंडक्टर में इसीलिए कोई कंडक्ट नहीं करती इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के एब्सेंस में कोई कंडक्ट नहीं करती। तो इस लाइन को हम इसी में लिख देते हैं, इसी लाइन के अंदर नीचे, कि पहले हम ये लिख दिया, फिर लिखेंगे देयरफॉर नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज across cross section, across net transfer of charge across cross section of a conductor is 0. Thus no current flow inside the कंडक्टर। एब्सेंस वाले केस में जब हम बैटरी लगाते तो उस वाली कंडीशन में चार्ज क्यों, करंट क्यों फ्लो नहीं करती है, इसका आंसर है, समझ में आया आपको ये? आप इस तरीके से इससे इसका आंसर लिख सकते हैं। ये समझ में आया, थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट, और इसमें एक नोट भी लिख सकते हो आप, एक नोट कर सकते हो आप ऐसे कि एवरेज velocity of electrons is 0 and not average speed। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ, ये कब की बात कर रहे हैं हम, है ना, absence of applied potential difference, in absence of applied potential difference। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताए, 3 पॉइंट बताए, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो ये सब हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस में पढ़ रहे हैं, एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और बताता हूँ, एक वर्ड होता है, देखो एक वर्ड होता है फ्री पाथ और एक वर्ड होता है मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज, आप मीन लिख लो या एवरेज लिख लो, एक ही बात है। मीन फ्री पाथ, एक होता है फ्री पाथ और एक होता है मीन फ्री पाथ। तो चलो शुरू करते हैं कि ये मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, है ना, और रैंडम मोशन कर रहे हैं तो ये किससे टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। तो देखो ये एक हमारा पॉजिटिव आयन और ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये से चला यहाँ से ऐसे, ये पॉजिटिव आयन से टकराया।
कर्नल बोल सकते हो, पॉजिटिव आयंस बोल सकते हो, ऐसे टकरा के इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ पर टकराया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, या फिर ऐसे, समझ में आपको, ऐसे ये चल रहा है ऐसे, और फिर ये ऐसे, फिर ऐसे चला सकते हो आप कितना भी आगे पीछे, फिर वापस भी ला सकते हो, वो रेंडमली मूव कर रहा है, कहीं पे भी जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ टकराया, फिर उसके बाद यहाँ टकराया। ये जितने भी मैंने ब्लैक डॉट बनाए हैं ये क्या है आपके, ये पॉजिटिव आयंस हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उस डिस्टेंस का नाम है λ1, फ्री पाथ। इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसका नाम है फ्री पाथ। फिर इस इलेक्ट्रॉन ने ये दूसरे कोलिजन के बीच में, ये यहाँ पर कोलिजन किया, फिर यहाँ पर कोलिजन किया, तो इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक, फिर ये फ्री पाथ, फिर ये वाला फ्री पाथ, फिर ये वाला, और इन सभी फ्री पाथों का अगर हम क्या कर लें, इस डिस्टेंसों का सबका क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो उसे बोलेंगे हम मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, द डिस्टेंस। अगर फ्री पाथ की पूछेंगे तो फ्री पाथ एक डिस्टेंस है, तो क्या लिखे फ्री पाथ में डेफिनेशन में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू consecutive collisions with positive ions या atoms in a conductor is called free path। अगर आप मीन फ्री पाथ लिख रहे हो तो यही डेफिनेशन लिख दो, बस आगे क्या लगा दो, एवरेज लगा दो। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू consecutive collisions with ions या atoms in a conductor is called mean free path। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी, the average distance traveled by free electron between two consecutive collisions with ions या फिर एटम ही तो आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस जिसे कर्नल बोलते हैं, इन द कंडक्टर इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये देखो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए किया है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई कंडक्टर होता है ऐसे ही, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के कोलिजन पर हमने विचार किया है, लेकिन आप चाहो तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर सकते हो। सर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे करेंगे, तो अगर इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो उसके लिए अगर आप मीन फ्री पाथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहां कोलाइड कर रहा है, तो इसका फ्री पाथ हो गया λ1, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे दो पॉजिटिव आयन के बीच में डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे चल रहा है λ2। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर देखो सारे इलेक्ट्रॉन किसी न किसी पॉजिटिव आयन से टकरा ही रहे होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल ही कर रहे होंगे कहीं ना कहीं सारे इलेक्ट्रॉन। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर सभी इलेक्ट्रॉनों की दो पॉजिटिव आयन के बिटवीन जो डिस्टेंस है उन सबका अगर आप एवरेज निकालोगे तब भी उसे क्या बोल सकते हो आप, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सभी इलेक्ट्रॉनों की, ऑल इलेक्ट्रॉन, मान लो इस कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉनों की एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर दो इलेक्ट्रॉनों के, दो पॉजिटिव आयन के बीच में जो कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसने लैम्डा करी, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन ने λ2 करी, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने λ3 करी, चौथे इलेक्ट्रॉन ने λ4 करी, एक पर्टिकुलर टाइम पर। आया कि नहीं, समझ में आया। और इन सभी डिस्टेंसेस का आप क्या निकाल लेंगे,
एवरेज निकाल लेंगे तो उसे आप मीन फ्री पाथ कह सकते हो। अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक इलेक्ट्रॉन को लंबे समय तक ये क्या करता रहेगा, रैंडमली मूव करता रहेगा लंबे समय तक। पहले यहाँ पे किया तो इस डिस्टेंस को λ1 फ्री पाथ, फिर ये दूसरे पॉजिटिव आयन के बीच में कोलिजन है λ2, फिर ये λ3, फिर ये λ4, इन सबका एवरेज निकाल के भी आप मीन फ्री पाथ निकाल सकते हो। तो मीन फ्री पाथ निकालने के दो तरीके हैं, जैसा भी मर्जी आए वैसे सोच सकते हो आप, ठीक है। चले आगे, तो देखो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या हुआ, लैम्डा। मीन फ्री पाथ को हमने लैम्डा मान लिया, तो इसका किसका, इन सबका एवरेज निकालेंगे तो उसी को तो मीन फ्री पाथ बोलेंगे। और मीन फ्री पाथ क्या, एक डिस्टेंस ही तो है, तो क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला हम, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस n डैश λn डिवाइडेड बाई n। ये देखो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर। कितनी होनी चाहिए, मीटर। आया। अच्छा, एक इसकी जो वैल्यू होती है मीन फ्री पाथ, वो ऑर्डर होता है 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। ये तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कहाँ कर रहा है, जो पॉजिटिव आयन है उसके बीच में जो स्पेस है, और पॉजिटिव आयन कौन है, एटम। तो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रैंडमली मूव करता है। तो उन दो एटमों के या बहुत सारे एटमों के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उनकी जो सब की एवरेज डिस्टेंस निकल के आती है उसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर लिखा है 10 की पावर -9 मीटर, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म और होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, फिफ्थ है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। एक तो है रिलैक्सेशन टाइम और एक है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक तो रिलैक्सेशन टाइम है और एक है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक तो रिलैक्सेशन टाइम, एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस डेफिनेशन लिख सकते हो। ये टाइम है तो एवरेज डिस्टेंस की जगह पर टाइम, द एवरेज टाइम। अब टाइम ट्रेवल तो किया नहीं जाता है, टेकन लिख दें, द एवरेज टाइम taken by free electron between two conjugative collisions with ions atom in the conductor is called a mean, क्या, mean relaxation time। और रिलैक्सेशन टाइम देना है तो केवल एवरेज हटा दो आगे से। तो देखो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, τ1। फिर यहां से यहां तक का रिलेशन τ2, फिर यहां से यहां तक का τ3, यहां से यहां तक का τ4, और इन सब का एवरेज निकाल लोगे उसे आप क्या कह सकते हो, मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन between two consecutive collision with ions या atom in the conductor is called mean relaxation time। और इसका फॉर्मूला लिखना चाहो, टाउ इज इक्वल टू मीन रिलैक्सेशन टाइम का τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डैश τn डिवाइडेड बाय n पार्ट, n इलेक्ट्रॉन ना, ये पहले इलेक्ट्रॉन का, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हो, या फिर अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए करो तो पहले इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे पर्टिकुलर टाइम पर दो तरीके होते हैं, दोनों में से किसी से भी कर लो n ऐसे। यही बात मैंने एवरेज स्पीड निकालते समय बोली, यही बात मैंने मीन फ्री पाथ बोली, और यही बात मैंने रिलैक्सेशन टाइम। कौन सी बात सर, कि आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी n इलेक्ट्रॉनों के लिए कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए कर सकते हो। समझ में आया आपको, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो ये टाउ हो गया आपका। अब ये तो ये सारे आपकी एवरेज स्पीड
मीन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस, मीन रिलैक्सेशन टाइम ये डिस्टेंस, ये सब एब्सेंस ऑफ द बैटरी में है। एवरेज स्पीड जीरो तो नहीं थी, एवरेज वेलोसिटी जीरो थी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों में रिलेशन भी होगा, तो तीनों में रिलेशन अगर बनाए, छठवां पॉइंट बन सकता है कि एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जब एवरेज लिख रहे हो तो एवरेज डिस्टेंस दैट मींस मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ओवर मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो एक फॉर्मूला बन गया कि एवरेज स्पीड VRMS इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ, मीन फॉर लैम्डा, और रूट मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये देखो रिलेशन, ठीक है। तो यहां से अगर हम टाउ निकालें तो टाउ का ऑर्डर लगभग कितना आता है, टाउ निकाल लो, इसको ऊपर ले आओ तो लैम्डा अपॉन VRMS। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से जरा सोचें तो टाउ इज इक्वल टू की वैल्यू निकाले, ऑर्डर निकाले, तो देखो लैम्डा का जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर -9 होता है, और VRMS होता है वो 10 की पावर 5 होती है रूम टेम्परेचर पर। तो ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -14 सेकेंड, 14 सेकेंड, 10 की पावर -14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये 10 की पावर -14 सेकेंड का ऑर्डर का होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन फ्री पाथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन तीनों पर इफेक्ट पूछता है। तो देखो पहला हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। सर क्यों? तो देखो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जो VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसे एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो फॉर्मूला आया था वो ये था 3kT/m। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, देखो VRMS। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है? अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टेम्परेचर, तो आप क्या आंसर लिखोगे? तो आप मोस्टली बच्चा कहता है कि सर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस है तो सही, लेकिन बोलने का तरीका खराब है। मोस्टली बच्चा बोल देता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जानते हो जब आप ऐसे बोलते हो तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो VRMS डायरेक्टली टू टेम्परेचर, जबकि ऐसा रिलेशन है ही नहीं। रिलेशन ऐसे है, रिलेशन ऐसे है, देखो ऐसे है रिलेशन। तो हमें बोलना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी तो है इसके अंदर, ये ना स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। पूरा सेंटेंस बोलो बेटा, पूरा क्लियर है। लेकिन अब डायरेक्टली रिलेशन तो है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इंक्रीज होगी, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो टाउ क्या होगा, तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर ये बढ़ गई तो तेजी से चलेगा तो उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में समय भी तो कम लगेगा, और समय कम लगा तो टाउ क्या हो गया, डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज। मीन फ्री पाथ क्या है, ये भी डिक्रीज हो जाता है। सर ये कैसे डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये वाले ये मूव करने के लिए तो फ्री नहीं होते हैं, बट ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो इनका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा इनका वाइब्रेशन करने का।
पहले ये वाइब्रेट कर रहे थे ऐसे 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 इतना, जैसे ये है ये ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अब ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ऐसे, तो इनके बीच में गैप, इस पॉजिटिव आयन और इस पॉजिटिव आयन के बीच में जो गैप है वो कम और कम हो जाएगा। ये वाइब्रेट करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन के बीच में जो गैप है वो और कम हो जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो उसी गैप के अंदर तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कवर की डिस्टेंस भी कैसे हो जाएगी, कम, लैम्डा कम हो जाएगा, और लैम्डा कम होगा तो टाउ भी कम होगा। समझ में, तीनों पे इफेक्ट समझ में आया। तो हम कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीज, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, और मीन फ्री पाथ भी डिक्रीज। मीन फ्री पाथ डिक्रीज क्यों? कि जो पॉजिटिव आयंस हैं ये बड़े एम्पलीट्यूड में क्या करते हैं, वाइब्रेट करने शुरू कर देते हैं, मूव नहीं करते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं अपने स्थान पर। क्लियर है कि नहीं? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम, क्लियर है? इसीलिए ये जो बीच की जो डिस्टेंस है लैम्डा वो कम हो जाएगी। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच में जो गैप होगा पॉजिटिव आयंस के बीच में वो कम होगा, और उसी गैप के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसीलिए लैम्डा भी कम हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो छोड़ते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? तो देखो ये सारा मैंने जो पॉइंट बताया, ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। प्रेजेंस में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू भाई। ये देखो थ्योरेटिकल था पूरा, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझा पाऊँ, थ्योरेटिकल पोर्शन था भाई। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे बुक से भी रीड करना, अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे ज़रूर रीड करना। ठीक है, थैंक यू।